सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपका ह्यूमन डिजीज थी, उस ह्यूमन डिजीज को आप आज अपन क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। आप सबको पता है अपन ने सीईटी का जो बैच है, ये बैच अपन ने स्टार्ट कर रखा है। उसके अंदर अपन ने सबसे पहले क्या ली थी, आपकी साइंस ली थी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहां पर आपको हर बार क्या देख लेनी है, नंबरिंग देख लेनी है कि ये लेक्चर कौन सा रहने वाला है। कंप्लीट जो साइंस रहेगी वो एकदम सीक्वेंस वाइज आपके लेक्चर आते रहेंगे और सीक्वेंस का पता आप कहां से लगाएंगे, यहां से देख के आप सीक्वेंस का पता लगा सकते हैं। तो चलिए फिर आज वाला जो अपना टॉपिक है ह्यूमन डिजीज, इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। लास्ट एंड फाइनल ये आपका ह्यूमन डिजीज का आज क्या रहने वाला है, टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि अपन ने ये अपना क्या है, तीसरा लेक्चर है वैसे ह्यूमन डिजीज के ऊपर। तो ह्यूमन डिजीज आज आपकी क्या हो जाती है, यहां पर कंप्लीट हो जाएगी, ये लेक्चर जैसे पूरा हो जाएगा। इससे पहले एक चीज और बता दूं, आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट जो आपकी सीईटी रहेगी और आने वाले टाइम में और भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेंगे, उनकी भी जो लेक्चर्स रहेंगी, क्लासेस रहेंगी, वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ में कंप्लीट यहां पर साइंस जो भी पढ़ेंगे कंप्लीट रूप से फ्री रहेंगे, एंड इसके जो नोट्स रहेंगे यानी जो भी यहां पर पढ़ेंगे उसकी जो पीडीएफ स्लाइड रहेगी या जिसको अपन नोट्स बोलते हैं, वो नोट्स आपको कहां मिलेंगे, जो अपनी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है। जिस तरीके से लेक्चर अपने कंप्लीट फ्री है, वैसे के वैसे नोट्स भी आपके क्या रहने वाले हैं, कंप्लीट रूप से फ्री रहने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाना है, इसकी लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, या डायरेक्ट आप दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा और वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। जैसे ही डाउनलोड करके लॉगिन कर लेते हैं तो होम पेज के ऊपर ही आपको फ्री नोट्स वाला सेक्शन मिल जाएगा। उस पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो वहां पर सीईटी के आपको नोट्स मिल जाएंगे। खैर ये सारी चीजें अपन ने देख ली। अब जो अपना मेन टॉपिक है वो अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे कि अपन ने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था कि डिजीज होती है आपकी, दो तरह की डिजीज होती है, दो तरह से हो सकती है। पहली डिजीज तो ऐसी होगी जो क्या होगी, आपकी इनेट होगी, बोले जन्मजात होगी। जन्मजात का मतलब आपके माता पिता से, एक तरह से मान लीजिए कि आपके माता पिता से आपके अंदर वो आपकी विरासत के रूप में आपको मिल जाएगी। वो डिजीज तो कौन सी होती है, इनेट डिजीज होती है, नाम से ही पता चल रहा है। दूसरी होती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब हो गया कि आपने अपने जीवन काल के अंदर पैदा होने के बाद में अब आपको जो भी डिजीज आएगी वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, एक्वायर्ड डिजीज में आ जाएगी। फिर अपन ने बात किया था सबसे पहले एक्वायर्ड डिजीज को। एक्वायर्ड डिजीज के अंदर अपन ने बात कर लिया था कि जो एक्वायर्ड डिजीज होती है आपकी दो तरीके से हो सकती है। एक तो हो सकती है कम्युनिकेबल, जिसको अपन संक्रामक रोग बोलते हैं, एक असंक्रामक रोग जिसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इन दोनों डिजीज को भी अपन ने देख लिया था। इनके अंदर बैक्टीरिया से होने वाले, वायरस से होने वाले, प्रोटोजोन से होने वाले हर तरह की जो डिजीज थी वो डिजीज अपन ने देख ली। मतलब जो अपन ने एक्वायर्ड डिजीज थी इसको कंप्लीट अभी तक आज के लेक्चर तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज वाला ये जो लेक्चर रहेगा इसके अंदर मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा, जो आपकी इनेट डिजीज रहने वाली है। अब इनेट डिजीज का मतलब हो गया कि ऐसी डिजीज जो क्या होगी, जन्म के साथ ही आपके अंदर होगी। और इनेट डिजीज में कौन आ जाएगी, जो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाएंगे, बोले तो आनुवांशिक रोग आ जाते हैं, वो किस में आ जाते हैं, जेनेटिक डिजीज में आ जाते हैं। चलिए फिर अब अपन स्टार्ट कर लेते हैं इनेट डिजीज में जो आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है इसको। अब देखिए, जो आपका जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ना, ये दो तरीके से हो सकता है। या तो मान लीजिए किसी भी रीजन से आपका जो क्रोमोसोम है, उन क्रोमोसोम्स के अंदर मान लीजिए किसी भी तरह का कोई भी हेरा फेरी हो गई है या बदलाव हो गया है, वो क्या होती है, क्रोमोसोमल आपका डिसऑर्डर। एक तरह से बोले तो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, उनकी यदि संरचना में बोले तो स्ट्रक्चर के अंदर यदि क्या आ जाती है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन आ जाता है, चेंजिंग आ जाती है, तो वो क्या कहलाता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाता है। अगला आ जाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब यह हो जाता है कि यदि आपकी जो जीन होती है, इस जीन की संरचना में, स्ट्रक्चर में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजिंग आ जाती है, परिवर्तन आ जाती है, वो मेंडेलियन डिसऑर्डर में आ जाता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, ये आप बोल सकते हैं कि जो आपके मेंडल नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इनके बारे में एक्सप्लेन किया था, तो उसके संबंध में मेंडेलियन डिसऑर्डर आप इसको बोल देते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके अपन सबसे पहले जेनेटिक, मतलब ये दो वन बाय वन, मतलब सबसे पहले अपन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देख लेंगे, उसके बाद में जो आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर है इनको देख लेंगे। सबसे पहले यदि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें तो जो आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे टर्नर सिंड्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो आपको यह पता होनी चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाएंगे, वही पॉइंट अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। एकदम डिटेल के अंदर अपन इनको नहीं पढ़ेंगे, बस उतना ही फोकस करेंगे जितना आप क्या कर सके, एग्जाम को क्लियर कर सके। तो देखिए, टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो जो टर्नर
टर्नर सिंड्रोम होता है ये एक तरह का अक्स गुणसूत्र की कमी के मतलब यदि आपके शरीर के अंदर एक अक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो आपको क्या हो सकता है, टर्नर सिंड्रोम हो सकता है। अब देखिए, आप पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो मेल होता है उस मेल के अंदर तो दो गुणसूत्र मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, वो कौन से होते हैं, एक्स एंड वाई होते हैं। ओके, अभी जितने भी डिसऑर्डर पढ़ेंगे सबके अंदर ये काम आएगा, तो पहले ही मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, मेल की। तो मेल के अंदर जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो कौन सा होता है, एक अक्स होता है, एक क्या होता है, वाई होता है। जबकि जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, दो जोड़े के अंदर क्या मतलब एक तरह से मान लीजिए पेड़ के अंदर क्या होते हैं, दो एक्स होते हैं। मतलब एक्स एक्स तो क्या होते हैं, फीमेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, और मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। अब अपन ने क्या पढ़ा है कि टर्नर जो सिंड्रोम होता है ये एक अक्स गुणसूत्र की कमी। अब सपोज कीजिए मेल की बात करें, यदि मेल के अंदर ये अक्स वाला गुणसूत्र ही कम हो गया तो वो मेल कहां से बचा। तो ये जो आपकी डिजीज होती है टर्नर सिंड्रोम, पहली पॉइंट ये कि ये ओनली फॉर किस में होगी, फीमेल के अंदर होगी। क्यों, क्योंकि फीमेल के अंदर क्या है, दो क्रोमोसोम होते हैं, तो एक क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब यदि ये फीमेल के अंदर कमी हो जाती है तो फीमेल में किस क्या मतलब क्या कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, तो कैरेक्टर्स क्या देखने को मिलेंगे कि महिला की जो जननांग होते हैं यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो वेल डेवलप नहीं हो पाते हैं, मतलब लेस डेवलप वो रह जाते हैं, अल्प विकसित रह जाते हैं। साथ में जो ब्रेस्ट होते हैं, स्तन होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, कम विकसित होते हैं। और छाती होती है या ना ब्रेस्ट होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा चौड़ा होता है, और निपल्स होते हैं ये भी काफी ज्यादा दूर तक क्या होते हैं, फैले रहते हैं। तो ये किन में देखने को मिलेगा, पहली चीज तो महिलाओं के अंदर देखने को मिलेगा। और एक तरह का क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ये आपका रहने वाला है। इसके साथ साथ में अब इसमें क्या होगा, जनरली आप सबको पता है अपने अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। इन 46 के अंदर से 44 तो नंबर में बात कर रहे हैं, पेयर में बात नहीं कर रहे हैं। अब यदि बात करें तो 44 तो क्या होते हैं, आपके ऑटोसोम होते हैं। एंड जो 45वां 46वां मेल की बात करें तो एक्स वाई 45 46 तो क्या हो जाता है, ये आपके सेक्स क्रोमोसोम हो जाते हैं, ये ऑटोसोम। अब मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर जो आपके ऑटोसोम रहते हैं ये हमेशा सही रहेंगे, सेम ही रहेंगे। मेल के अंदर भी 44 ऑटोसोम रहेंगे, फीमेल में भी 44 ऑटोसोम रहेंगे। लेकिन फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम कौन से आ जाते हैं, अक्स एंड अक्स आ जाते हैं। तो जिस भी फीमेल को टर्नर सिंड्रोम रहेगा उसमें एक अक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, मतलब ये क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। तो पेयर में बात करें तो 44 प्लस अक्स 0 आप क्या करोगे, इसको नोट करोगे। और संख्या में पूछ लिया जाएगा टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे, तो एक क्रोमोसोम कम हो गया तो टोटल कितने हो जाएंगे, 45। तो देखिए 44 45 46 क्रोमोसोम थे, एक कमी होगी तो कितने बच गए, आपके 45 हो गए। ये चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है टर्नर सिंड्रोम के अंदर। चलिए अगला आ जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो इसमें भी क्या होता है, एक अक्स क्या हो जाता है, जो अक्स गुणसूत्र होता है वो क्या हो जाता है, इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है। एक अक्स गुणसूत्र क्या हो जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपका जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रहेगा ये किस में देखने को मिलेगा, ओनली फॉर जो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, उनके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। अभी मैंने आपको बताया कि टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, एक हेल्दी पर्सन के अंदर 46 क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। मेल की बात करें तो 44 प्लस अक्स वाई हो जाते हैं, फीमेल की बात करें 44 प्लस अक्स अक्स आपके हो जाते हैं। दो ही आपके क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, बाकी सारे के सारे आपके क्या होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम आते हैं। अब देखिए 46 थे, अभी अपन ने क्या है, एक अक्स गुणसूत्र क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है किसमें, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। तो यहां पे मेल के अंदर क्या होना चाहिए, कायदे से अक्स वाई होना चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, अक्स अक्स वाई मतलब एक अक्स गुणसूत्र क्या हो जाता है, इसकी संख्या बढ़ जाती है। तो टोटल कितने हो गए, 46 होने चाहिए, एक बढ़ गया तो कितने हो जाते हैं, इसमें 47 क्रोमोसोम्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब अपन ने बात किया था कि टर्नर सिंड्रोम में क्या देखा था कि फीमेल के अंदर क्या हो रहे थे, एक अक्स क्रोमोसोम क्या हो रहा था, कम हो रहा था। एक अक्स क्रोमोसोम क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो लगभग उसके अंदर पुरुषों वाले कैरेक्टर देखने को मिल रहे थे। ये जो फीमेल थी इसके अंदर क्या थे, थोड़े बहुत पुरुष वाले कैरेक्टर है वो देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब जिसको भी आपका क्लाइनफेल्टर होगा इसके अंदर एक अक्स गुणसूत्र पड़ गया, मतलब इसके अंदर महिलाओं वाले जो कैरेक्टर है वो थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे। मतलब एक गुणसूत्र अक्स क्या हो गया, यहां पर आपका बढ़ गया। बस यही चीज आपको याद रखनी है कि किसमें होता है, पुरुषों में होता है। टोटल क्रोमोसोम आपको पता होने चाहिए। अब यदि पुरुषों में होगा तो इसमें क्या होगा, पुरुषों के जो जननांग रहेंगे वो इतने ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएंगे, उनके अंदर जो स्तन रहेंगे इनकी वृद्धि हो जाएगी, और शरीर पर बाल क्या होंगे, कम होंगे, और आवाज कैसी आएगी, महिलाओं जैसी आएगी। क्यों, क्योंकि
क्योंकि इनके अंदर एक अक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है और अक्स क्रोमोसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? महिलाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए ये चीज देख ली। इसके अलावा ये याद रखना है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित यदि कोई भी पुरुष होता है, उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर की संभावना होती है वो काफी ज्यादा क्या होती है? बढ़ जाती है। ये बात कर ली क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। अब बात कर लेते हैं जैकब सिंड्रोम या सुपर मेल सिंड्रोम की अपन बात कर लेते हैं। सुपर मेल सिंड्रोम इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि अभी अपन ने बात किया, याद रखना, फीमेल के लिए हमेशा अक्स क्रोमोसोम क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि मेल के लिए क्या होता है? वाई क्रोमोसोम क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। ये चीज आपको पता रखनी है। अब बात कर रहे हैं सुपर मेल। सुपर मेल मतलब यहां पर भी वही चीज होगी, जो क्रोमोसोम होगी, एक क्रोमोसोम की तो संख्या बढ़ेगी, लेकिन कौन से क्रोमोसोम की बढ़ेगी? वाई क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाएगी। मतलब एक मेल के अंदर क्या होता है? अक्सर वाई क्रोमोसोम होते हैं, तो यहाँ पे एक वाई क्रोमोसोम और जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि वाई क्रोमोसोम पुरुष के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल। मतलब एक की जगह इसमें क्या आ जाता है? डबल पावर आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक वाई इसमें और आ गया। इसलिए जिसको भी जैकब सिंड्रोम होता है या सुपरमेल सिंड्रोम होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है? क्रिमिनल नेचर का होता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? क्रिमिनल सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ये भी ओनली फॉर किस में देखने को मिलेगा? आपका सुपरमेल सिंड्रोम जो पुरुष रहेंगे उन पुरुष में ही देखने को मिलेगा। यही यदि पूछ लिया जाए कि जो सुपर फीमेल सिंड्रोम, तो सुपर फीमेल सिंड्रोम का मतलब तीन यहां पर आपके क्या हो जाते हैं? अक्स हो जाते हैं। एक अक्स क्रोमोसोम यहां पे क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, यदि सुपर आपका फीमेल सिंड्रोम के बारे में पूछ लिया जाए। अब अपन बात कर लेते हैं जो आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर जो आपका डाउन सिंड्रोम या जिसको अपन क्या बोलते हैं? मंगोलिज्म के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। ये एक तरह का क्या होता है? ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है। अभी तक जो भी पढ़े ये सारे के सारे सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड थे। अब क्या था? ऑटोसोम। ऑटोसोम मतलब जो अपन ने बात की थी ना, 44 ऑटोसोम। ये 44 के 44 ऑटोसोम, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर ऑटोसोम सेम होते हैं, 44 वाले। मेल की बात करेंगे तो मेल के अंदर तो जो सेक्स क्रोमोसोम आते हैं वो अक्स वाई हो जाते हैं, जबकि फीमेल के अंदर क्या हो जाएंगे? अक्स अक्स आपके हो जाते हैं। तो ये तो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं दोनों के दोनों, और ये आपके क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। तो अब जो डाउन सिंड्रोम होता है, अब ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर ही डाउन सिंड्रोम होता है, मैंगोलिज्म होता है, ये आपको देखने को मिलेगा। एंड जो आपका डाउन सिंड्रोम होता है इसको ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है? जो आपका क्रोमोसोम नंबर 21वां होता है, यानी जो 21वां क्रोमोसोम होता है उसकी क्या हो जाती है? एक एक्स्ट्रा क्या बन जाती है? कॉपी बन जाती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डाउन सिंड्रोम या मैंगोलिज्म या ट्राइसोमी 21। अब जनरली अपन बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगी? इसकी कॉपी हो जाएगी। कॉपी हो जाएगी मतलब एक यहां पर क्या बढ़ जाता है? ऑटोसोम की संख्या बढ़ जाती है। तो कायदे से 44 ऑटोसोम होते हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर यहां पर अब कितने हो जाएंगे? 45 ऑटोसोम हो जाएंगे। और जो सेक्स क्रोमोसोम थे वो सेम टू सेम मेल के अंदर अक्स वाई वाले रहेंगे एंड फीमेल के अंदर अक्स एक्स वाले रहेंगे, उनके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन 44 की जगह कैसे हो जाएंगे? आपके 45 ऑटोसोम्स की संख्या हो जाती है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के अंदर ये तो 45 रहेंगे, एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, लेकिन ये आपके जैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे। बस इसमें इतना सा ही याद रखना है। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? जो 21वां गुणसूत्र होता है उसकी क्या बन जाती है? एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। इसलिए इसको ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है। और ये जो डिजीज होती है इसको मंगोलिज्म के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म सिंड्रोम के नाम से भी आप इसको बोल सकते हैं। चलिए अगला आ जाता है पटाउ सिंड्रोम। जो पटाउ सिंड्रोम होता है ये भी एक तरह का ऑटोसोमल डिसऑर्डर ही आपका रहने वाला है। और ये किन में देखने को मिलेगा? जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है। और इसको क्या बोला जाता है? ट्राइसोमी 13 के नाम से जाना जाता है। देखिए ट्राइसोमी, क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा? ट्राइसोमी 21 से कौन सी डिजीज हो सकती है? तो वो आपको याद रखना है, डाउन सिंड्रोम या मैंगोलिज्म। ठीक ऐसे ही ये पूछ लिया जाएगा कि जो आपका ट्राइसोमी 13 होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो पटाउ सिंड्रोम हो जाता है। इससे क्या हो जाता है? पटाउ सिंड्रोम। ये पूछ लिया जाएगा पटाउ सिंड्रोम के अंदर मतलब कौन सा जो आपका ऑटोसोम होता है उसकी कमी हो जाती है। तो जो 13वां ऑटोसोम होता है उसकी कमी हो जाती है। तो इसमें भी सेम टू सेम वही क्या हो जाएंगे? आपके 45। एक क्या बन जाती है? इसकी भी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। तो टोटल क्रोमोसोम आपके कितने हो जाते हैं? 45 हो जाते हैं। अब यहां पर आप देखोगे, यहां तो मैंने 47 लिख दिए, तो 47 लिखने का मतलब क्या हो गया? 44 प्लस अक्स वाई तो थे ही थे।
अब इसमें क्या हो रहा है, ऑटोसोम 13वें की कॉपी हो रही है, मतलब ये तो कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे, और इन दोनों को काउंट करेंगे 46 एंड 47, इसलिए मैंने यहां पर 47 लिखा है। यदि इसका अपन ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या आएगा, 45 प्लस एक्स वाई। ये चीज आपको याद रखना है। ये तो मेल की बात कर ली, और फीमेल में होता तो सेम आपका ये का ये आपका 45 प्लस एक्स वाई आपको देखने को मिल जाता। तो इस तरह से भी आप एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, पटाउ सिंड्रोम में जो छोटा बच्चा होगा उसका जो होठ रहेगा वो इस तरह से क्या होता है, आपका कटा हुआ रहता है। बस इतना सा चीज है वो आपको इसमें याद रखनी है। अगला आ जाता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम की बात करें तो ये भी एक तरह का ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है, और ये भी किस में देखने को मिलता है, बच्चों में देखने को मिलता है। और यहां पर भी ये इसको क्या बोला जाता है, ट्राइसोमी 18, मतलब जो 18वां नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र, सॉरी, जो गुणसूत्र आपके होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, इसकी कॉपी बन जाती है। तो ये भी टोटल कितने हो जाएंगे, वही आपका हो जाएगा 44 से कितने हो जाते हैं आपके 45। लेकिन नंबर में याद कौन सा रखना है, ट्राइसोमी 18 डिसऑर्डर होता है जो आपका एडवर्ड सिंड्रोम होता है। आगे बात कर लेते हैं, अब आ जाते हैं जो मेंडेलियन डिसऑर्डर थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्रोमोसोम वाले सारे के सारे कंप्लीट हो गए। अब यदि मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका कौन सा आ जाता है, जो आपका हीमोफीलिया होता है। ये हीमोफीलिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब जो आपका हीमोफीलिया रहेगा इसको अक्स लिंग सहलगन विकार के नाम से, यानी अक्स लिंक्ड आपका डिसऑर्डर के नाम से भी इसको जाना जाता है। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है, इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। अब रॉयल डिजीज के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो आपकी महारानी विक्टोरिया थी इंग्लैंड वाली, उनके परिवार था, उस परिवार के अंदर ये डिजीज देखने को मिली थी, इसलिए इसको शाही डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। अब मेन इंपॉर्टेंट है वो हीमोफीलिया में आपको क्या याद रखना है। देखिए हीमोफीलिया में सबसे ज्यादा इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे बनते हैं उनको अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि जो आपका जिसको भी हीमोफीलिया होगा वो क्या होता है, इसमें मेल होता है। कौन होगा, पुरुष होता है, वो तो क्या होता है, इसमें रोगी होता है। जबकि जो फीमेल होती है वो यहां पर कैरियर का काम करती है, एक तरह से बोले तो वाहक का काम करती है। कैसे, देखिए अक्स वाई, ये तो क्या होता है, मेल के अंदर होते हैं क्रोमोसोम। अक्स क्या होता है, फीमेल के अंदर होता है। अब जो हीमोफीलिया है वो अभी अपन ने बात किया अक्स लिंग सहलगन विकार है, मतलब एक जो आपका अक्स क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा, हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाएगा। अब मेल के अंदर क्रोमोसोम क्या है, एक ही एक्स होता है, तो फीमेल के मेल के ऊपर चलिए छोटा सा एच लिख देते हैं, मतलब ये एक्स क्रोमोसोम क्या है, हीमोफीलिया से रिलेटेड है, मतलब इसको हीमोफीलिया है। जबकि फीमेल में बात करें तो दोनों में से किसी भी साइड में एक एच लिख दीजिए, क्योंकि एक ही अक्स के ऊपर ये देखने को मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर जो मेल है इसके पास, बेचारे के पास एक ही एक्स था, फीमेल के पास तो दो था, तो इसने तो क्या कर दिया, वाहक का काम कर दिया, एक तरह से बोले तो रोग को फैलाने का काम कर दिया। अब यदि ये पुरुष के हो गया तो इस बेचारे के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम था, अब इसके पास हीमोफीलिया हो गया, मतलब ये हीमोफीलिया से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। इसीलिए जो मेल रहेगा ये हमेशा हीमोफीलिया से ग्रसित रहेगा, जो फीमेल रहेगी वो यहां पर वेक्टर का काम करेगी, बोले तो वाहक का या कैरियर का यहां पर काम करता है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हीमोफीलिया डिजीज के अंदर क्या होता है, जिसको भी हीमोफीलिया हो जाता है उसका जो ब्लड होता है उसमें क्लोटिंग नहीं होती है, एक तरह से बोले तो रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। इसीलिए लोग जब भी युद्ध के अंदर जाते थे तो युद्ध में लड़ने की जरूरत ही नहीं थी, इनके बस एक हल्का सा कट लगा दो, अब वो जीवन भर घाव भरेगा ही नहीं, और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खून निकल जाएगा और इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये क्या होता है, हीमोफीलिया के अंदर देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए कोई फीमेल है, कोई भी फीमेल है, वो फीमेल मान लीजिए हीमोफीलिया से ग्रसित है, जबकि मेल है वो क्या है, सामान्य। अब यदि उस मतलब जो फीमेल है वो हीमोफीलिया की वाहक है, जबकि मेल है वो क्या है, एकदम सुरक्षित है, एकदम सेफ है, मतलब किसी भी हीमोफीलिया से रिलेटेड नहीं है। अब यदि वो किसी हीमोफीलिक वाहक जो कैरियर वाली फीमेल है उससे यदि विवाह कर लेता है तो उनके जो बच्चे होंगे वो कितने % चांस रहेंगे कि वो हीमोफीलिया से ग्रसित रहेंगे, या कोई लड़की हो जाती है तो वो हीमोफीलिया की वाहक रहेगी। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया कि कोई भी महिला है वो क्या है, हीमोफीलिया की वाहक है, तो ठीक है, हीमोफीलिया की कोई भी महिला थी वो हीमोफीलिया की वाहक थी। अब इसका जो विवाह एक ऐसे पुरुष से करा दिया जाता है जिसको हीमोफीलिया बिल्कुल भी नहीं है।
तो अब इसके जो बच्चे होंगे उनका थोड़ा सा क्रम बता दीजिए कि कौन से बच्चे कैसे होंगे। तो देखिए, ये जो अक्ष था इसका क्रॉस अपन इसके साथ में कराएंगे तो क्या आ जाता है, अक्ष H एंड आपका अक्ष आ जाता है। फिर इस अक्ष का यदि इस Y के साथ में कराएंगे तो अक्ष H एंड आपका क्या आ जाता है, Y आ जाता है। इस H का मतलब क्या आ जाता है, हीमोफीलिया से रिलेटेड। इस अक्ष का इसके साथ में कराएंगे तो एकदम नॉर्मल रहेगा। इस अक्ष का इसके साथ में कराएंगे तो अक्ष एंड वाई आ जाता है। अब गौर से आप देखोगे तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, ये जो महिला है ये क्या करेगी, वाहक का काम करेगी। ये जो लड़का रहेगा, क्योंकि अक्ष अक्ष क्या है मतलब लड़की है, अक्ष वाई मतलब क्या है, या लड़का, तो ये लड़का क्या होगा, हीमोफीलिक होगा, मतलब ये हीमोफीलिया का क्या होगा, रोगी होगा। जबकि ये लड़की एकदम सेफ है, ये लड़का भी सेफ है। मतलब 25%, देखिए 25% तो क्या है, जो भी चांस है लड़की होने के, कि जो लड़की रहेगी वो हीमोफीलिया की क्या रहेगी, वाहक रहेगी। जबकि 25% ही चांस है कि जो लड़का हुआ तो वो क्या होगा, हीमोफीलिया का रोगी रहेगा। और 25% चांस ऐसे भी है कि यदि लड़की हुई तो वो एकदम सेफ रहेगी, मतलब सेफ का मतलब वाहक का काम नहीं करेगी, और लड़का हुआ वो भी क्या होगा, एकदम सेफ होगा। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, वो आप मेरे को बताइएगा कि क्या इसका रेशियो रह सकता है। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कोई भी महिला है, वो हीमोफीलिया की वाहक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसका विवाह ऐसे पुरुष से करा दिया जाता है जो क्या है, हीमोफीलिया से ग्रसित है। अब इनकी जो भी बच्चे होंगे, वो कितने परसेंट ऐसे बच्चे होंगे जो सेफ होंगे, कितने परसेंट ऐसे बच्चे होंगे जिनके अंदर हीमोफीलिया की डिजीज होगी, और कितने ऐसी लड़कियां यदि होती है तो कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जो हीमोफीलिया के वाहक का काम करेगी। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो सबसे ज्यादा इसमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, देखिए यदि एक्स एच वाई का मतलब है ये जो पुरुष है ये हीमोफीलिया से क्या है, ग्रसित है। एक्स एच अक्ष का मतलब क्या आ जाता है, ये जो महिला है ये क्या है, हीमोफीलिया के वाहक का काम करेगी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यदि ये अक्ष H और अक्ष H यानी फीमेल के ऊपर, दोनों के ऊपर यदि अक्ष H आ जाएगा तो क्या होगा। तो याद रखना, ये महिला सरवाइव ही बिल्कुल नहीं कर पाएगी, बोले तो इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, इसकी भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं है कि यहाँ पे महिला के कट लग गया तो वो महिला मर जाएगी, उसके भी खून बहने लग जाएगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यदि एक अक्ष के ऊपर है तो, दोनों अक्ष पे है तो सेम जैसा पुरुष में हो रहा था वैसा इसमें होगा, ये महिला भी क्या हो जाएगी, इसकी भी डेथ हो जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये अपन ने किसके बारे में बात कर ली, हीमोफीलिया। अब जो नेक्स्ट है वो अपन बात कर लेते हैं जो आपका कलर ब्लाइंडनेस है, इसके बारे में देख लेते हैं कि आखिरकार इसमें क्या होता है। तो जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ये भी आपका क्या होता है, अक्ष लिंग सह लगन विकार होता है, बोले तो अक्ष लिंग डिसऑर्डर आपका होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जिसको भी आपका कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है तो ये क्या है, देख नहीं पाता है कौन से कलर को, जो लाल रंग होता है एंड जो हरा रंग होता है, इनके अंदर ये क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है। इसको ये पता नहीं रहता कि कौन सा लाल कलर है और कौन सा क्या रहने वाला है, हरा कलर रहने वाला है। इसके अंदर भी क्या होता है, जो पुरुष होता है वो इसमें रोगी होता है, जबकि जो महिला होती है वो एक तरह से वाहक का काम करती है, वेक्टर का काम करती है। जैसे कि वही चीज मैंने पिछली बार हीमोफीलिया में पढ़ी थी ना, सेम टू सेम एज इट इज वो की वो चीज रहेगी। जैसे कि ये क्या होता है, आपका पुरुष है नॉर्मल, ये पुरुष, ये क्या है, आपकी महिला है जनरली। अब यदि यहां पर क्या बोला है कि अक्ष लिंग सह लगन डिसऑर्डर होता है तो एक ही अक्ष गुणसूत्र पे ये आपको देखने को मिलेगा, इसका चित। अब यदि मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस है तो इसको अपन सी से डिनोट कर देते हैं। कई बुक्स के अंदर आपको डब्ल्यू से भी डिनोट किया हुआ मिलेगा, तो बस कंफ्यूज नहीं होना है, अपन सी से इसको क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं। अब यहां पर ये तो क्या हो गया, एक तरह से रोगी हो गया, ये तो क्या हो गया, रोगी हो गया, मतलब पेशेंट आपका हो गया जो भी मेल रहेगा वो। जबकि फीमेल के अंदर किसी भी दोनों में से किसी भी एक अक्ष पे मान लीजिए सी को अपन लगा देते हैं कलर ब्लाइंडनेस को, तो ये जो महिला होगी ये किसका काम करती है, आपके वाहक का काम करेगी। किसका काम करेगी, आपके वाहक का। तो यहां पर भी सेम जैसे के जैसे हीमोफीलिया के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, सेम वैसे के वैसे कलर ब्लाइंडनेस में भी वही क्वेश्चन आ जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए कोई ऐसी महिला है जो क्या है, वाहक है, जो क्या है, वाहक है, और कुछ एक ऐसा पुरुष है, इसकी शादी करा दी जाए ऐसी महिला के साथ में जो वाहक बिल्कुल ना, तो मतलब हीमोफीलिया से, सॉरी, इसे आपका क्या कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड ये बिल्कुल भी नहीं है, ग्रसित नहीं है। तो इनके बच्चे कैसे होंगे, वही कि 25% ऐसी लड़की होगी जो क्या होगी, वाहक का काम करेगी, एक ऐसा लड़का हो जाएगा, 25% चांस रहेंगे कि वो लड़का क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित होगा,
एक लड़की ऐसी होगी जिसमें वाहिक का काम नहीं करेगी, मतलब बिल्कुल फ्री रहेगी आपके कलर ब्लाइंडनेस से, और एक ऐसा लड़का होगा जो भी क्या होगा, रोगी नहीं होगा, एकदम स्वस्थ रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मान लीजिए कि कोई लड़की थी, वो क्या थी, कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड थी, और उसी का विवाह ऐसे लड़के से करा दिया गया जो क्या था, रोगी था, कलर ब्लाइंडनेस का क्या था, रोगी था। तो क्या सीक्वेंस देखने को मिलेगी? यही चीज हीमोफीलिया में पूछी जा सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भी बन के आ सकते हैं इन दोनों से रिलेटेड। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हीमोफीलिया वाला और कलर ब्लाइंडनेस वाला। यहां से क्वेश्चन आपको श्योर है एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए अगला आ जाता है आपका थैलेसीमिया। थैलेसीमिया की बात करें तो थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है, जिसको भी थैलेसीमिया हो जाता है वो क्या करता है, वो रोगी के अंदर जो आपकी आरबीसी रहेगी, आरबीसी मतलब जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं होती है, वो क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है। मतलब उनमें क्या आ जाता है, किसी न किसी प्रकार का विकृति देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलेगी, विकृति देखने को मिलेगी, जिससे क्या होता है, रोगी होता है उसको बार बार में खून चढ़ाना पड़ता है। एक तरह से बोले तो उसमें खून की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। एनीमिया का मतलब क्या होता है, खून की कमी होना होता है। ये चीज अपन ने बात कर रखी है। तो ये अपन ने जितने भी आपके इनेट डिसऑर्डर थे उनको देख लिया। अब एक छोटा सा और पॉइंट आ जाते हैं, दो आपके सिलेबस में दे रखे हैं। एक तो विटामिन की कमी से होने वाले डिजीज, एक आपके जो प्रोटीन है, प्रोटीन से होने वाले थोड़ा जिसको अपन कुपोषण बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा दे रखा है। तो थोड़े से अपन इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले विटामिन की बात करते हैं। देखिए यहां पर विटामिन वाला मैंने दे रखा है, ये जो पूरी की पूरी स्लाइड है, ये आप 12th लेवल के अंदर कर रहे हैं तो कौन सा काम आएगा, और आप ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ रहे हैं तो कौन सा आएगा। देखिए पहले ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब यदि बात करूं तो ये जो कंप्लीट की कंप्लीट जो आपको स्लाइड दिख रही है, ये पूरी की पूरी स्लाइड है ओनली फॉर किसके लिए, जो ग्रेजुएशन सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि उनके अंदर रासायनिक नाम भी याद रखना है, इनके फंक्शन भी याद रख रहे हैं, और इनकी कमी से होने वाले, विटामिन की कमी से होने वाले जो डिजीज है, उन डिजीज को भी आपको याद रखना है। पहले ये पता होनी चाहिए विटामिन कौन कौन से। तो विटामिन कौन सा होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, इसके अलावा विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, और विटामिन आपका क्या होता है, के होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। बी क्या आ जाता है, कॉम्प्लेक्स आ जाता है। बी कॉम्प्लेक्स मतलब बी में भी काफी सारे विटामिन आ जाते हैं, उनको एक बार अपन बात नहीं कर रहे। अब देखिए इनके अंदर पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि कौन से विटामिन होते हैं वो, क्योंकि इन विटामिन की भी क्राइटेरिया बनाया गया। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो वाटर में सोलेबल होते हैं, कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो वाटर में सोलेबल नहीं होकर फैट में सोलेबल होते हैं। तो पहली चीज तो आपको यह पता होनी चाहिए कि इनमें से कौन से विटामिन तो वाटर में सोलेबल होंगे और कौन से विटामिन फैट में सोलेबल होंगे। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, बस आपको वो याद रखनी है। एक क्या होता है, विटामिन ई भी होता है। ओके, जो एडिक, ए डी ई के, जो आपका एडिक विटामिन रहेगा, ए डी ई के, तो याद रखना एडिक विटामिन तो आपका किसमें होता है, जो आपका फैट रहेगा उस फैट के अंदर। मतलब एडिक विटामिन वो होते हैं जो फैट में सोलेबल रहेंगे। किसमें रहेंगे, फैट में। बच गया कौन सा, विटामिन सी बच गया, और विटामिन बी, यानी जो आपका सी बी विटामिन होगा ये किसमें सोलेबल होता है, वाटर के अंदर सोलेबल होंगे। अब बी कॉम्प्लेक्स में B1 भी आ जाता है, B2, B3, B9, B12 है, जितने भी आ जाते हैं बी, ये सारे के सारे भी किसमें होंगे, वाटर में होंगे। बस आपको फैट वाले याद रखने, एडिक से आप याद रख सकते हैं, ए डी ई के, एडिक। क्या बोलेंगे, एडिक। एडिक किसमें होते हैं, फैट में सोलेबल वाले विटामिन होते हैं। बाकी सी और बी या बी सी जो भी आपके विटामिन होते हैं, ये आपके किसके अंदर होते हैं, वाटर में होने वाले सोलेबल विटामिन होते हैं। तो विटामिन की अपन ने बात कर ली, कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, एंड विटामिन कौन सा आ जाता है, के आपका विटामिन आ जाता है। चलिए इन विटामिन को अपन ने बात कर लिया। अब देखिए ये जो विटामिन होते हैं इनकी कमी से कौन सी डिजीज होती है, पहली चीज ये बात कर लेते हैं। तो यदि आप ओनली फॉर किसके अंदर है, 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके विटामिन की कमी से होने वाले जो डिजीज है, इन डिजीज को नाम याद रखना है। इसके साथ साथ में इनके जो रासायनिक नाम है, बहुत रेयरली चांस होता है कि एग्जाम में पूछा जाएगा, फिर भी थोड़ा सा आप इनके जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, इन केमिकल नेम को देख लीजिएगा। अदरवाइज इनकी कमी से होने वाली डिजीज तो आपको 100% देखना ही
पहला आ जाता है विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा आ जाता है, जो आपका नाइट ब्लाइंडनेस आ जाता है, जिसको रतौंधी डिजीज बोली जाती है, वो इसकी कमी से हो सकता है। या इसको ये तो या इसके साथ साथ में जो जीरोप्थेल्मिया होता है वो भी इसकी कमी से हो सकता है। दोनों का मतलब एक ही चीज से रिलेटेड हो गया। अगला आ जाता है विटामिन डी। जो विटामिन डी होगा, देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जबकि विटामिन डी होता है, इसको क्या बोला जाता है आपका कोलेकेल्सिफेरॉल, या जिसको अपन कैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं, वो विटामिन डी हो जाता है। इसकी कमी से बच्चों के अंदर क्या हो सकता है, रिकेट्स नामक डिजीज हो सकती है। जबकि वयस्क होते हैं, अडल्ट होते हैं, उनके अंदर क्या हो जाता है, ओस्टेकोमलेसिया नामक डिजीज हो सकती है। रिकेटस का मतलब हो जा रहा है बच्चों की हड्डियां होती है वो टेढ़ी मेढ़ी रहती है, जबकि ओस्टेकोमलेसिया में क्या, वयस्क की जो हड्डियां हो जाएगी वो कोमल हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, मतलब यदि वो गिर जाते हैं तो उनकी हड्डियां क्या होते हैं, टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। अगला आ जाता है विटामिन ई। तो विटामिन ई को क्या बोला जाता है, टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक यानी केमिकल नेम आ जाता है। इसकी कमी से क्या हो सकता है, इसकी कमी से जो मेल रहता है उनके अंदर क्या हो सकती है, जो आपकी इनफर्टिलिटी होती है वो आपको देखने को मिल सकती है। इसके रिलेटेड जो आपकी मसल्स रहेगी थोड़ी बहुत कमजोर हो सकती है, थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, खून की भी आपकी कमी हो सकती है। अगला आ जाता है विटामिन के। विटामिन के को आपका जो विटामिन के होता है, इसका जो रोग होता है, मतलब इसकी कमी से जो होने वाली डिजीज होती है वो क्या होती है, विटामिन के की यदि कमी आ जाएगी तो याद रखिए, जिस टाइम पे अपन ने इससे पहले जो आपका ब्लड वाला चैप्टर अपन ने पढ़ा था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि ब्लड क्लोटिंग होती है, उसके अंदर विटामिन के की अपन ने इंपोर्टेंट काफी ज्यादा भूमिका देखी थी। किसकी देखी थी, विटामिन के की अपन ने भूमिका देखी थी। तो जो विटामिन के था, इसके साथ साथ में किसकी देखी थी, कैल्शियम आयन की अपन ने इंपॉर्टेंट भूमिका देखी थी। तो विटामिन के का काम क्या होता है, जो ब्लड क्लोटिंग होती है, रक्त का थक्का होता है, उसमें काफी ज्यादा काम करता है। जबकि विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी से क्या हो सकता है, आपको स्कर्वी डिजीज हो सकती है इसकी कमी से। इसके अलावा विटामिन बी1 की बात करें तो विटामिन बी1 से बेरी हो सकता है। विटामिन बी2 से क्या हो सकता है, आपकी जो मतलब एक तरह से मान लीजिए डर्मेटाइटिस जिसको अपन बोलते हैं, कि जो आपकी स्किन वगैरह होती है ये थोड़ी सी क्या होने लग जाती है, ड्राई बोले तो शुष्क आपकी होने लग जाती है, और मुंह के अंदर छाले वगैरह हो गए, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। जबकि विटामिन डी3 की बात करें तो इससे क्या हो सकता है, पेलेग्रा नामक डिजीज हो सकती है। क्या हो सकती है, पेलेग्रा नामक इससे डिजीज हो सकती है, या इसको DS3DS के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें डर्मेटाइटिस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, आपका डेंसिमिया हो सकता है। इसके अलावा विटामिन बी5 की बात करें तो इससे क्या हो सकती है, मतलब पाचन से रिलेटेड जो आपको डिजीज है वो हो सकती है। विटामिन बी7 से क्या हो सकता है कि एक तरह से मान लीजिए एनीमिया हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, इसके साथ साथ में थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव हो सकता है। ये सारी की सारी चीज क्या है, विटामिन बी6 से। बी7 से बात करें तो बी7 से भी वही चीज होगी, सर में दर्द हो गया, थकान हो गया, बाल के झड़ने हो गए, डर्मेटाइटिस हो गया, ये हो सकता है। बी9 है, बी9 से रिलेटेड भी एनीमिया से रिलेटेड आ जाता है, और थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, आपको ग्लोसाइटिस हो सकता है। इसके अलावा विटामिन बी12 की बात करें तो इससे क्या हो सकता है, पर्नीशियस जो आपकी एनीमिया होती है वो आपको इससे हो सकता है। अब इनमें आपको याद कौन से रखने हैं, देखिए ग्रेजुएशन लेवल में है तो सारे के सारे याद रखने हैं। 12th लेवल की आपके अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो जो आपका विटामिन ए होता है, इससे क्या हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोप्थेल्मिया हो सकता है। विटामिन डी आपको याद रखना है, रिकेटस हो सकता है। विटामिन ई से क्या हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी, बहुत रेयरली चांस होगा कि विटामिन ई आपसे पूछ लिया जाए। फिर आ जाता है विटामिन के। विटामिन के क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ब्लड वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहां से भी आ सकता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया। इसके साथ साथ में विटामिन सी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विटामिन सी से क्या हो सकता है, स्कर्वी डिजीज हो सकती है। विटामिन जो बी1 होता है, जिसको थायमीन अपन बोलेंगे, ये क्या हो सकता है, आपका बेरी। देखिए इनके जो जो मैंने डबल टिक लगाए हैं ना, इनके आप रासायनिक नाम भी देख लीजिएगा और इनकी कमी से होने वाली डिजीज भी देख लीजिएगा। इसके साथ में विटामिन बी3 होता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इससे पेलेग्रा नामक डिजीज हो सकती है। इसके साथ साथ में जो बी6 है एंड जो बी12 है, बस इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, बाकी देखने आपको सारे के सारे हैं। ओके, चाहे 12th लेवल में है, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल के अंदर है, ग्रेजुएशन लेवल वालों को इनकी भूमिका भी देख लेनी है, और ये सारे के सारे आपको इनके काम और इसकी कमी से होने वाले डिसीज भी देख लेनी है। तो ये तो अपन ने किसके बारे में बात कर ली, विटामिन के बारे में बात कर ली। मेन कौन सी चीज थी कि कौन से तो वाटर में सोलेबल विटामिन है, कौन से फैट में सोलेबल है। तो फैट में सोलेबल वाले की ट्रिक बताई थी, एडिक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, आपका क्या आ जाता है, आपका
फेट में सोलेबल विटामिन आ जाता है। बाकी कौन सा बच गया आपका सी एंड बी बच गया, जो कौन सा होता है वाटर में सोलेबल होता है। तो सिर्फ वाटर में सोलेबल विटामिन को देख लीजिए, फेट वाले अपने आप आपको याद हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं विटामिन सॉरी जो आपके प्रोटीन होते हैं, इससे होने वाली जो कमी होती है उसको क्या बोला जाता है, कुपोषण बोला जाता है। तो इसके अंदर बस आपको दो ही नाम याद रखने हैं, 12th लेवल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। एक तो आ जाता है क्वासियोकर, आपका क्वासियोकर आ जाती है, एक आपका कौन सा आता है, मिरास्मस आ जाता है। जो क्वासियोकर होती है ये क्या होती है, इसके अंदर जो 1 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर आपको ये डिजीज देखने को मिलेगी। इससे क्या आ जाते हैं, बच्चों के शरीर में क्या आपको देखने को मिलेगी, थोड़ी बहुत स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। जबकि जो मिरामस होती है इसके ये कब देखने को मिलेगी, 1 से कम साल का जो बच्चा रहेगा उसके अंदर ये डिजीज देखने को मिलेगी। इससे क्या होता है, जो बच्चा होगा वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, बहुत ज्यादा पतला हो जाता है। उसकी आप हड्डियां होती हैं, उसकी हड्डियों को आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो दो आपकी डिजीज है जो ज्यादातर आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, और ये प्रोटीन की कमी से होने वाली क्या होती है, डिजीज आपकी रहने वाली है। ये अपन ने यहां पर ह्यूमन डिजीज वाला चैप्टर भी क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो एक तरह से बोले तो आपके 2 टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक। एक तो ब्लड वाला देख लिया, एक अपन ने क्या देख लिया, आपके जो भी विटामिन वगैरह हो गए, इसके अलावा ह्यूमन से होने वाली डिजीज होगी, प्रोटीन से होने वाली होगी, ये सारे के सारे एक तरह से बोले तो ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन डिजीज को अपन ने यहां पर देख लिया। इसके जो कंप्लीट आपके नोट्स रहेंगे सीईटी की, ये सारे के सारे नोट्स आपको कहां मिलेंगे, जो अपने प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइए, दादिश ग्रुप ऑफ एजुकेशन सर्च कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ में ये कुछ सोशल मीडिया से भी है, आपको यदि कोई भी डाउट रहता है तो आप यहां पर भी क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा। चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।